हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था जीव जगत का वर्गीकरण। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोगों ने दो जगत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। मुनिरा जगत और प्रोटिस्टा जगत को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग फंजाई जगत को बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचा रहेगा। आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। आज हम लोग फंजाई जगत देख सकते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में मुनिरा जगत को कंप्लीट कर लिया है। मुनिरा जगत को कंप्लीट कर लिया है, प्रोटिस्टा जगत को भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग फंजाई जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर प्लांटी, एनिमलिया और फिर वायरस, विरोइड तथा लाइकेन को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग फंजाई जगत को स्टार्ट करने वाले हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये सारा चीज़ें पढ़ लिए हैं। प्रोटिस्टा जगत, डायनोफिलिनेट, इग्लिनोइड्स, औपंक कवक, प्रोटोजोआ, कवक जगत। आज हम लोग कवक जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। कवक जगत जिसे फंजाई जगत यानी कि फंगस भी जिसे कहा जाता है। यहाँ पे जैसे कि एनसीईआरटी में बोल रहा है कि परपोषित जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थान में बहुत विभिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़ते हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता, टोडोस्टूल भी फंजाई हैं। परपोषित जीवों मानी कि वैसा जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी वैसे जीवों में कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान, यानी कि बहुत बड़ी स्थान, यानी कि दूसरे जीवों पर ही रहकर अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। इनकी आकारिकी, अगर इनकी मोर्फोलॉजी की अगर बात करते हैं, इनकी बाहरी आकारिकी की दृष्टि से बात करते हैं तो वास स्थान तथा में बहुत विभिन्नता होती है। इनके जो आकारिकी होती तथा इनका जो वास स्थान होता है, इनका रहने सहने का जो जगह होता है, बहुत ही विभिन्नता दिखाई पड़ता है। आपने नम रोटी यानी कि जो रोटी होती है उसमें सड़ते हुए फलों में कवक को देखा होगा। नम रोटी व सड़ते हुए फलों, यानी कि अगर आप रोटी है आपके घर में और वो रोटी को अगर हम 2 से 4 दिन अगर छोड़ देते हैं उसमें कुछ फंगस लग जाता है, वो भी देखा होगा। और अगर संतरा का अगर आप देखें, संतरा में अगर 1-2 दिन छोड़ दें तो उसमें पर भी कुछ फंगस लग जाता है। तो वही हमारा बोल रहा है एनसीईआरटी कि सामान्य छत्रक, मशरूम, यहाँ पर बोल रहा है आपने नम रोटी व सड़ते हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक जिसे जो सामान हमारा गांव देहात में अगर कहीं निवारी वारी होता है ना, जिसे जो गाय को हम लोग खिलाते हैं, अगर निवारी होता है वहाँ पर छत्रक यानी कि जो मशरूम होता है वहाँ पर उग जाता है, जिसका उपयोग हम लोग खाने में भी उसका उपयोग करते हैं। और कुकुरमुत्ता जिसे हम लोग टोडोस्टिल भी, ये जो दोनों है फंजाई और जो टोडोस्टूल है वो दोनों क्या है, फंजाई है। यही हमारा एनसीईआरटी बोल रहा है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे, जो सरसों की जो पत्तियों पर जो सफेद धब्बे होते हैं वो भी परजीवी फंजाई के कारण ही होते हैं। कुछ एकोष्कीय फंजाई होते हैं, फंजाई जो होते हैं कुछ एकोष्कीय फंजाई होते हैं, जैसे ईस्ट का उपयोग, ईस्ट एक सभी फंजाई जो होते हैं वो बहुकोष्कीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, परंतु जो होती है हमारा ईस्ट जो होती है वह एकोष्कीय फंजाई होती है। ईस्ट का उपयोग हम लोग करते हैं रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। और अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। और बहुत से फंजाई ऐसे भी होते हैं जंतुओं तथा पौधों को रोग पहुंचाते हैं। रोग उनके कारण क्या हो जाता है, हमारे पौधों तथा जंतुओं को रोग होता है। किसके कारण, फंजाई के कारण। उदाहरण के लिए इसने बताया है कि गेहूं में जो कीट रोग होता है वो किसके कारण होता है, पक्सिनिया के कारण होता है। गेहूं में कीट रोग किसके कारण होता है, पक्सिनिया के कारण होता है। और कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। और कुछ फंगल जैसे पेनिसिलिन से प्रतिजैविक का और तथा एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई जो होती है वह विश्वव्यापी होती है, यानी कि फंजाई जो होती है विश्व में, यानी कि सारे जगह पर पाए जाते हैं। नम मृदा हो, सड़ी मृदा हो, चाहे पानी हो, चाहे वात कैसे भी स्थान हो, सारा जगह हमारा फंजाई जगत यानी कि जो फंगस होते हैं वह हमारे पाए जाते हैं। यह फंजाई जो होते हैं वह क्या होते हैं, विश्वव्यापी होते हैं।
एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी होते हैं और ये हवा, जल, मिट्टी तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम लोग का भोजन होता है वो हम लोग फ्रिज में क्यों रखते हैं? तो इसलिए रखते हैं, हाँ, इसमें हम लोग भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि हम भोजन और बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से, जो भोजन होता है उसे बैक्टीरिया से या फंजाई से हम लोग खराब होने से बचाते हैं। जो फंजाई होती है वह तंतुमयी होती है, वह तंतु के रूप में भी पाए जाते हैं, लेकिन ईस्ट जो होती है वह कोशी होती है। सारे जो फंजाई होते हैं वह कैसे होते हैं? वह तंतुमयी होते हैं। सारे फंजाई जो होते हैं तंतुमयी होते हैं, लेकिन जो ईस्ट होती है वह एक कोशी होती है। यानी कि ईस्ट जो होती है, सारे जो तंतुमय फंजाई होते हैं वह तंतु के रूप में बहुत से जुड़े हुए होते हैं, परंतु जो हमारा ईस्ट जो होती है वह एक कोश की होती है। इसका क्या है? फंजाई जगत का अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहा जाता है, माइसेलियम कहते हैं। कवक तंतु के जाल को क्या कहते हैं? माइसेलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जैसे कि इस तरह का ये हमारा कवक है, नलिका कार होते हैं। कुछ कवक तंतु कवक जाल को कवक जाल या माइसेलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत या नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य होता है। इसमें बहुत सारे क्या होता है? हमारा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, भरा होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें बहुत सारा केंद्रक होता है उसे हम लोग संकोशिकी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतु में कुछ कवक तंतु जो होती है पट्टियाँ होती है, पट होती है, यानी कि अगर इस तरह का कुछ संरचना कुछ में पाया जाता है, इस तरह का कुछ पट्टिए होते हैं, इसमें इस तरह का संरचना पाया जाता है और अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको पट्टिए बोलते हैं। और कुछ जो होते हैं फंजाई की कोशिका भित्ति, और अगर हम बात करते हैं फंजाई की कोशिका भित्ति की, तो फंजाई कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड के बनी हुई होती है। अधिकांशतः परपोषी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। अधिकांशतः फंजाई परपोषी होते हैं। वे मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों से अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। ये अपना भोजन जो होती है सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है, फंजाई जो होती है सजीवों तथा पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है, उन्हें परजीवी कहते हैं। जो फंजाई होती है सजीव तथा पौधों पर निर्भर करती है उसे हम लोग परजीवी कहते हैं, और जो सड़े गले पदार्थों पर भोजन करते हैं उसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्चवर्गीय पौधों के साथ कवकमूल बनाकर भी रह सकते हैं। जो फंजाई होते हैं शैवाल तथा लाइकेन के साथ क्या बनाते हैं? जोड़ी बनाते हैं। तो उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवकमूल, जिसे हम लोग कवकमूल बनाकर भी रहते हैं। ऐसी फंजाई को क्या कहते हैं? सहजीवी कहलाते हैं, यानी कि जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता हो। फंजाई में अगर हम जनन की बात करते हैं, उसमें जनन किस प्रकार का होता है? फंजाई में अगर हम जनन की बात करते हैं तो फंजाई में जनन जो होती है कायिक खंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा तकला तथा मुकुलन विधि के द्वारा होता है। फंजाई में जनन जो होती है कायिक खंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है या मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करते हैं, अलैंगिक जनन जो होती है बीजाणु जिसे कोनोडिया के द्वारा होता है। इसमें अलैंगिक जनन जो होती है बीजाणु या जिसे हम लोग कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा भी होता है। फिर अलैंगिक जनन, किसमें लैंगिक जनन की बात करते हैं? लैंगिक जनन निषिक्तांड या उस्पोरक द्वारा होता है। हैस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है।
विभिन्न बीजाणु सुस्पर संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलन इकाई कहते हैं। लैंगिक चक्र निम्नलिखित तथा 3 सोपान होते हैं। दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म तथा संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। दो चल यानी कि अगर जो नर युग्मक होता है, नर युग्मन चलायमान होते हैं, और अगर वो चलायमान हो तो भी हो सकता है। अगर नर युग्मक अचल हो यानी कि वो नहीं गति कर सकता है, तो उसके जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके संलयन को, इस क्रिया को हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है। दूसरा पॉइंट बोलता है दो केंद्रकों, फिर जब दो केंद्रक का संलयन होता है उसे हम लोग केंद्रक का संलयन बोलेंगे। दो केंद्रकों का संलयन होता है जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। और तीसरी बात बोला जाता है युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन के संयोजी संगम के दौरान ही अगुणित कवक तंतु पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकीय अवस्था अर्थात n+n अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। कुछ फंजाई जो होते हैं उसमें जो उसका अगुणित जो उसका अंग होता है लैंगिक जनन में, कुछ संयोजन संगम के दौरान अगुणित कवक तंतु पास आते हैं। अगुणित यानी कि हैप्लोइड कवक तंतु पास आते हैं और वो जाकर दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाता है। इसके बाद अन्य फंजाई जैसे और कुछ फंजाई जो होते हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज की हम बात करते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकीय अवस्था अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। यानी कि n+n मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, n+n मिलता है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, केंद्रक युग्म बोल रहे हैं। तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रकीय प्रावस्था कहा जाता है। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं, फिर जो पिता के जो केंद्रक होते हैं संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिनमें निम्नीकरण विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल का आकारिकी बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्षों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। आज हम लोग यहीं तक खत्म करेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो कवक जगत होता है उसका हम लोग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंजाई जगत को 4 वर्गों में बांटा गया है, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस ये 4 जीवों को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।